Hello everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 30th October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session and let us see what we have. लेकिन उससे पहले I wanted to ask you one thing is that कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, if you have any query, अगर आपको कोई भी एक टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स में, अगर आपको वो क्लियर नहीं होता है, then you can ask me in the comment sections, right? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. I will get back to it. I will explain you the next day. So it's easy. So do share your feedback, your things, okay? Your doubts, everything, any query. You can just post it in the comment section. ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव. आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 एज प्राइमरी सैटेलाइट. अब जो आपके सामने ऑप्शंस में जो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी उनमें से किनके द्वारा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम EOS-01 है वो एक प्राइमरी सैटेलाइट के रूप में लॉन्च की जाने वाली है. तो ऑप्शन देख लीजिए एंड उसके बाद आंसर्स आपने मार्क करते हुए चलेगा. देखिए पहला क्या है, इसरो या फिर DRDO. आंसर मार्क कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जैसे आप स्कोर शेयर करते हैं डू शेयर विद अस एंड राइट. सो अब यहाँ पर सही आंसर जो है वो है इसरो. इसरो लॉन्च करने जा रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-01 एज प्राइमरी सैटेलाइट और उसके साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से on 7th November 2020. I hope it's clear. The EOS-01 satellite is an Earth observation satellite that will aim to support applications in agriculture and forestry as well as in disaster management. So ये EOS-01 जो satellite है एक Earth observation satellite होगी जिसका उद्देश्य होगा कि जितने भी applications हैं basically जो agriculture, forestry, disaster management के लिए है उन application को support करना. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. थोड़ी सी और डिटेल है. द 9 कस्टमर सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद इसरोज प्राइमरी सैटेलाइट जिसका नाम EOS-01 है. उसके साथ 9 कस्टमर सैटेलाइट्स भी यहाँ से लॉन्च की जाएंगी अंडर अ कमर्शियल एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. दिस विल बी द 51st मिशन ऑफ इसरोज पोलर लॉन्च व्हीकल और ये इसरो के पोलर लॉन्च व्हीकल का 51st यानी कि 51वां मिशन है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसरो और DRDO के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर. सो इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है. कहाँ की? इंडिया की. जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है. इट ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाइल चेयरमैन ऑफ इसरो एक्ट्स एज एग्जीक्यूटिव ऑफ DOS एज वेल. सो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती है और डायरेक्टली इसको प्रधानमंत्री जो है भारत के वही इसको संभालते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फाउंडर की तो विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं. फाउंड कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को और शॉर्ट में हम इसे इसरो बोलते हैं. अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है. अभी हाल ही के डायरेक्टर कौन है? के शिवान इसके डायरेक्टर है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. अब DRDO के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं. DRDO stands for Defense Research and Development Organization. This is an agency that works under the Department of Defense Research and Development in Ministry of Defense ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करता है. ठीक है, चार्ज विद द मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये जो काम है ये मिलिट्री के जितने भी ऑपरेशन कह लीजिए या आप जितने भी रिसर्च होंगे जितने भी डेवलपमेंट होगा वो मिलिट्री के अंदर डिफेंस के अंदर बेसिकली दैट इज डन बाय DRDO जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है. ठीक है, जिसे हम DRDO भवन के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. फाउंड किया गया इन 1958. इसके अंदर लगभग 5000 साइंटिस्ट काम करते हैं और टोटल एम्प्लॉयज की यहाँ पर बात है तो 30,000 यहाँ पर आपके सामने ये आंकड़े हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स द फ्लोर प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स. फ्लोर प्राइस ऑफ वेजिटेबल को फिक्स करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो इसके बारे में करेंगे डिस्कशन. पहले देख लेते हैं ऑप्शन, पंजाब या फिर केरला. ऑप्शन मार्क कर लीजिए अपने और सही आंसर क्या होगा वो बताइए. और यहाँ पर जो सही आंसर है वो हम आपको बता रहे हैं. तो सही आंसर है केरला. केरला ने डिसाइड कर लिया है द फ्लोर प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है, और यहाँ पर जो भी फ्लोर प्राइस होगा वो 20% अबव होगा जितना भी प्रोडक्शन होगा वेजिटेबल्स का.
Even if the market price goes below the floor price, the product will be procured at the floor price from the farmers. कि अगर मार्केट का प्राइस भी कम हो जाता है फ्लोर प्राइस से, तभी भी जो फार्मर से जो प्रोडक्ट्स लिए जाएंगे वो फ्लोर प्राइस पर ही लिए जाएंगे. दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड रिलीफ एज वेल एज सपोर्ट फॉर द फार्मर्स. और ये जो एक इनिशिएटिव है फ्लोर प्राइस डिसाइड करने का, ये फार्मर्स को हर तरीके से एक रिलीफ भी पैदा करता है उनके अंदर और सपोर्ट देता है बेसिकली. क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्केट के प्राइस भी डाउन हो जाते हैं तो सीधा सीधा असर फार्मर्स के ऊपर पड़ता है. तो यहाँ पर एक फ्लोर प्राइस, एक कहें कि नियमित एक प्राइस तय किया जाएगा वेजिटेबल फार्मर्स के लिए, और उसी फ्लोर प्राइस पर आप वेजिटेबल्स खरीदेंगे फार्मर्स से. ठीक है, चाहे मार्केट का दाम ज्यादा हो या फिर ज्यादा होगा तो ऑलरेडी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर कम हो जाता है उससे तो उनका वो एक मिनिमम प्राइस सेट होगा, फ्लोर प्राइस जिसे हम कहते हैं, उसी पर ही फार्मर से जो है प्रोडक्ट्स वो खरीदे जाएंगे. The produce will be graded and the floor price will be fixed based on the quality. और ये क्वालिटी के आधार पर फ्लोर प्राइस फिक्स किया जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who is the recipient of Dr. Tulsidas Chugh Award 2020? डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के रेसिपिएंट कौन है? तो तस्वीर आपके सामने है, अभी आपको नाम पहचानना है. ऑप्शन देखिए, डॉक्टर सतीश मिश्रा या फिर डॉक्टर सतीश धवन. और यहाँ जो सही आंसर है वो है डॉक्टर सतीश मिश्रा. इनको सिलेक्ट किया गया है बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया के द्वारा. हैज सेलेक्टेड द प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो हैं ऑफ द डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर डिवीजन ऑफ पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIRCDRI लखनऊ के डॉक्टर सतीश मिश्रा को सिलेक्ट किया गया है फॉर द डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए. अब इनको ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज ही हैज डन अ रिसर्च वर्क ऑन मलेरिया पैरासाइट्स लाइफ साइकिल. मलेरिया का जो एक पैरासाइट लाइफ साइकिल होता है वो किस तरीके का होता है ऑलरेडी हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने एक एक्सेप्शनल रिसर्च की है, यहाँ पर बेहतरीन रिसर्च की है, और उसके लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया जा रहा है. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल 2020 इज अप्रूव्ड बाय विच स्टेट? कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल जो है 2020 का, वो कौन से राज्य सरकार ने अप्रूव किया है? ऑप्शन देखिए, झारखंड ने या फिर छत्तीसगढ़ ने. और जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की असेंबली ने अप्रूव कर दिया है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल 2020. कब किया? 27 अक्टूबर 2020 को. द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट द एंटायर स्टेट will act as a market for selling agriculture produce. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, बोला है कि पूरा ही राज्य हमारा एक मार्केट की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा. जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे हम वो यहाँ पर ही एक तरीके से सेल करेंगे, यहाँ पर ही एक हम मार्केट ओपन करेंगे for the state farmers. This decision was taken in order to negate the center's farm bills which allowed private players to directly buy produce from farmers. और ये जो बिल है बेसिकली ये जो सेंटर का फार्म बिल आया था उसको नकारता है, और जिसने अलाउ कर दिया था कि प्राइवेट कंपनीज आइए, प्राइवेट लेंडर्स आइए और आप डायरेक्टली फार्मर से जो प्रोड्यूस है वो ले लीजिए. तो ये उसको नकारते हुए इन्होंने यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ असेंबली ने पास कर दिया है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अमेंडमेंट बिल. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन सेज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया and benchmarking distribution utilities report is released by. हमें बताना है इस नामक इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. और यहाँ जो सही आंसर है वो है नीति आयोग. नीति आयोग इन कॉपरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड स्मार्ट पावर इंडिया ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट. ठीक है, 2020 का 28 अक्टूबर को रिलीज किया गया था. और इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो सर्वे कंडक्ट किया गया वो 10 राज्यों के अक्रॉस कंडक्ट किया गया. इट रिप्रेजेंटिंग 65% ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन. और ये जो 10 राज्य हैं ये 65% इन भारत की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. इसका जो सैंपल साइज था वो 25,000 था, जिसमें हाउस होल्ड्स भी थे, कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी थे, इंस्टीट्यूशंस भी थे. ठीक है, अब इसके बारे में मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में और
क्या है, क्या क्या निकल कर आया रिपोर्ट से, वो भी जान लेते हैं। एज मच एज 92% ऑफ द कस्टमर्स रिपोर्टेड द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 50 मीटर्स ऑफ देयर प्रेमिसेस। ये कहता है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो 92% कस्टमर्स हैं वो उनके पास ओवरऑल सारी सुविधाएं हैं इलेक्ट्रिसिटी पाने की, और वो उनके विद इन 50 मीटर के प्रेमिसेस में ही पड़ जाता है। हाउएवर नॉट ऑल हैव कनेक्शन, लेकिन उनमें से जरूरी नहीं है कि सबके पास कनेक्शन हो। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड बीइंग द डिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम द नियरेस्ट पोल, ठीक है। और जो सबसे कहें कि जो जिनके पास बिजली पहुंचती है या जिनको बिजली मिलती है, तो वो हाउस होल्ड वाले इलाका है, ठीक है। सभी को 92% ऑफ द कस्टमर्स रिपोर्टेड दैट दे हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ इन इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सबके पास कनेक्शंस नहीं है। ओवरऑल 87% ऑफ द सर्वेड कस्टमर्स हैव एक्सेस टू ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी कस्टमर्स थे उसमें से 87% जो सर्वे से निकल कर आया है, उन कस्टमर्स को एक्सेस है ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का। द रिमेनिंग 30% आइदर यूज नॉन ग्रिड सोर्सेज और नॉट यूज एनी इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, लेकिन जो 13% है वो या तो नॉन ग्रिड सोर्सेज यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं करते हैं। और क्या कहता है, द आवर्स ऑफ सप्लाई हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द कस्टमर कैटेगरीज टू नियरली 17 आवर्स पर डे, और जो कहीं के रेगुलर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की, वो औसतन 17 घंटे पर डे के हिसाब से आ रही है। Nearly 85% of customers reported to have a metered electricity connection, और ये डाटा, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि लगभग 85% जो कस्टमर्स हैं उनके पास मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है। Access to electricity is observed in 83% of household customers, और इलेक्ट्रिसिटी 83% घरों तक पहुंचती है। A satisfaction index was created to assess the overall satisfaction level of customers with utility services, और इसके साथ इस रिपोर्ट में जब इसके रिसर्च किया गया तो एक सेटिस्फेक्शन इंडेक्स भी क्रिएट किया गया, और उससे पता लगाया गया कि लोग जो है वहां के या कस्टमर्स जो हैं वो कितने सेटिस्फाइड हैं अपने सर्विसेज से। और इस स्टडी से पता चला है कि दैट अ टोटल ऑफ 66% ऑफ दोज सर्वेड वर सेटिस्फाइड, और ये आंकड़ा बताता है, ये रिपोर्ट बताती है कि उस सारे ही रिपोर्ट में से जो 66% लोग हैं वहां के वो सेटिस्फाइड थे। 74% ऑफ कस्टमर्स इन अर्बन एरियाज एंड 60% इन रूरल एरियाज। अगर हम बात करें कि अर्बन एरियाज में कितने और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, तो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में 74% तक लोग सेटिस्फाइड है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 60% तक लोग सेटिस्फाइड है विद द इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हमने रिपोर्ट के जो खास बिंदु हैं यहाँ पर वो भी डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं वो क्या कहता है। द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड नामक एक ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये कौन से राज्य में लॉन्च की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। और यहाँ जो सही आंसर है आपका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये एक बेहद ही खास स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड, जो कि फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो अभी हाल ही में अपना लॉयर की जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं, या कहें कि उनका पास आउट हो चुका है, सो उनके लिए है बेसिकली। द यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम इज एम्ड एट हेल्पिंग सच फ्रेश कैंडिडेट्स टू विथस्टैंड द इनिशियल चैलेंजेस। जो भी एक लॉ स्टूडेंट फेस करता है इनिशियल स्टेजेस में, जितने भी चैलेंजेस फेस करता है उनको ओवरकम करने के लिए, वहां पर वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये एक बेहतरीन स्कीम बाय तमिलनाडु स्टेट सामने आई है। इट प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 3000 रुपीज ईच फॉर 2 years टू द लॉयर्स हु जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज। ठीक है, तो जितने भी ये लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं जो कॉलेज अपना क्लियर करते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं, तो उसके बाद डायरेक्टली कहीं पर भी इंटर्नशिप करना, जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने एक स्कीम सामने रखी है और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की है टू स्टूडेंट्स। इसमें कितने किस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी? 3000 रुपीज दिए जाएंगे फॉर
2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक के लिए उनको हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे, जस्ट अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम दिस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? कौन से राज्य ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन खोलेगा? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। और यहाँ जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अपने राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक जिले के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन खोलेंगे। ये एक मेजर स्टेप है अगर हम बात कहें कि वुमेन सिक्योरिटी का या बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। दिस इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स देम। This police station will be given enough powers to register the case and investigate the matter independently. और ये जो पुलिस स्टेशन है इनको पूरी पावर्स दी जाएगी कि वो केस को रजिस्टर कीजिए और केस के तह तक जाइए कि कहाँ तक ये बात है, कहाँ मेन इश्यूज हैं, इन्वेस्टिगेट कीजिए मैटर को इंडिपेंडेंटली। आपको किसी की भी सहायता अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली भी इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नासा इसरो सिंथेटिक aperture radar NISAR satellite is expected to be launched by which year? So NASA इसरो की एक सिंथेटिक रडार सैटेलाइट लॉन्च होनी है, तो कब तक उसकी हम उम्मीद करते हैं कि वो लॉन्च होगी? तो 2022 तक या फिर 2024 तक। और यहाँ जो सही आंसर है वो है 2022। 2022 तक इस निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने की संभावना है। According to a joint statement issued after a strategic dialogue between India and the US, it has been decided कि ये जो बेसिकली हम बात करें निसार की, तो नासा और इसरो के बीच में ये एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसमें इंडिया और यूएस जो है, ये दोनों कंट्रीज जो है वो स्पेस एजेंसीज जो है उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये निसार जो है इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि 2022 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। सो ये कहाँ से बात सामने आई है? ये आई है जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के, ठीक है। द स्पेस एजेंसीज ऑफ द टू कंट्रीज हैव साइन एन एग्रीमेंट इन 2014 टू कंडक्ट द जॉइंट निसार मिशन टू को डेवलप एंड लॉन्च अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार ऑन द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये 2014 का एग्रीमेंट है जो दोनों ही कंट्रियों के बीच में हुआ था, और यहाँ पर बात की गई थी कि हम साथ में मिलकर इसको को डेवलप करते हैं और लॉन्च करते हैं इस डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार को, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे निसार, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984? इस बुक का ऑथर कौन है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984? इस किताब का, इस पुस्तक का ऑथर कौन है? ऑप्शन देखिए, सरबप्रीत सिंह या फिर मनप्रीत कौर। और ऑप्शन जो सही आंसर है यहाँ पर वो है हमारा सरबप्रीत सिंह, ये इसके ऑथर हैं। और इस किताब का जो टाइटल है वो है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, और पेंगुइन जो पब्लिशर है उनके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। Next question. In October 2020, Department of Posts India signed agreement with the Postal Service of which country for electronic exchange of customs data related to postal shipments exchanged between the two countries? अक्टूबर 2020 के अंदर भारत के साथ या भारत ने कौन से कंट्री के साथ समझौता ज्ञापन किया है कि जितने भी पोस्टल सर्विसेज हैं उनका हमें कस्टम डाटा मिल सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, यूएसए के साथ या फिर कनाडा के साथ, और जो सही आंसर है वो है यूएसए। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विसेज यूएसपीएस, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर जितना भी कस्टम डाटा है, ठीक है, रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट्स, वो हम एक्सचेंज करेंगे दोनों कंट्रियों के बीच में। हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉपीज होंगी हम एक दूसरे के साथ वो डाटा शेयर करेंगे। तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको कल भी समझाएंगे या फिर कल से हम वो दोबारा से एक बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे और एक बेहतर तरीके से हम उस चीज को समझेंगे। सो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लर्न समथिंग, anything you have learned today, so just like this video and let me know that you liked it, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने नहीं किया है तो। सो मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में। टिल